प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 समाकलन के अंदर निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। पाठ 7 समाकलन में निश्चित समाकलनों के गुणधर्म ये क्या है साहब? ये निश्चित समाकलन के कई प्रश्नों को, कई कठिन प्रश्नों को बेहद सरल कर देंगे। देखिए कैसे। ये है साहब गुणधर्म। ठीक है, बारी बारी से मैं आपको प्रत्येक गुणधर्म के बारे में विद एग्जाम्पल जानकारी दूंगा। यहाँ पर अपने पास में 6 गुणधर्म ये लिखे हुए हैं और साहब 2 गुणधर्म 7 और ये 8। 8वां गुणधर्म जो एक विशेष गुणधर्म है, इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन, पहले गुणधर्म से चालू करते हैं। गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 1 क्या कहता है साहब कि अगर कोई समाकलन है जिसकी सीमाएं दे रखी हैं a से b और वो x के पदों में लिखा हुआ है और आपने क्या काम करा कि उस x को हटाया और x के स्थान पर t लिख दिया। यहां पर इस x को हटाया और इस x के स्थान पर क्या लिख दिया, t लिख दिया। मतलब उस फलन को fx से ft बना दिया। तो इस प्रकार जो समाकलन होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब उससे जो अपने को मान प्राप्त होगा उस पर कोई अलग मान प्राप्त नहीं होगा। कैसे विश्वास कर लें? तो एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहां पर ये है फंक्शन ऑफ x, है ना। तो मैंने क्या काम करा कि इसको सरल करा। तो ये क्या आएगा बेटा, i बराबर, ध्यान देना, ये है अपने पास में 1 से 2 सीमाएं दे रखी हैं, x की घात 3 और dx। अगर मैंने इसका समाकलन करा तो क्या होगा बेटा, x की घात 4/4 और सीमाएं क्या दे रखी हैं अपने पास में 1 से 2। अब i बराबर, ये आ गया अपने पास में 1/4 तो बाहर और यहाँ पर आया अपने पास में 2 की घात 4, ठीक, फिर माइनस 1 की घात 4, ऐसे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो i बराबर 1/4, 2 की घात 4 कितना होगा, ये होगा 16, ठीक है, और माइनस 1, तो ये आ गया 15/4। ये अपने पास में आंसर आया कब, जब कोई परिवर्तन नहीं करा अपन ने। अब अपन इस गुणधर्म का उपयोग करते हैं। ये गुणधर्म क्या कह रहा है कि साहब अगर मैं x की जगह t लिख दूं, अगर x की जगह t लिख दूं तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 15/4 ही आएगा। तो देखें भैया क्या है ये, i बराबर, मैंने क्या काम करा, गुणधर्म लगाया और सीमाएं रखी वही 1 से 2। सीमा क्या रखी बेटा, 1 से 2, 1 से 2, और इस x की जगह रख दिया मैंने t की घात 3 और dx की जगह क्या हो जाएगा फिर dt। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, x की जगह क्या लिख दिया है मैंने t। अब यहां पर मैं इसका समाकलन करता हूं तो ये आएगा t की घात 4 और बटे 4 और सीमाएं हैं 1 से 2, ठीक। अब यहाँ पर 1/4 तो कॉमन आ गया और क्या देखा अपन ने कि 2 की घात 4 माइनस 1 की घात 4। अच्छा, 1/4, 2 की घात 4 कितना होगा बेटा 16 और 1 की घात 4 1, तो ये आ गया 15/4। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर x की जगह पर फलन में, यानी कि फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ t में बदल दो तो समाकलन के, निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये कौन कहता है, गुणधर्म नंबर 1। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और देखते हैं गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है साहब। गुणधर्म नंबर 2 ये कहता है, गुणधर्म नंबर 2 ये कहता है कि एक सीमा है a से b, या निम्न सीमा है a और ऊपरी सीमा है या उच्च सीमा है b। अगर मैं इनको परिवर्तित करूं, मतलब निम्न सीमा को उच्च सीमा में बदलूं
और उच्च सीमा को निम्न सीमा में बदल दूं तो समाकलन के मान में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। यानी कि अगर पहले वो -2 प्राप्त हो रहा था तो +2 प्राप्त होगा, और अगर +2 प्राप्त हो रहा था तो -2, मतलब ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। अब ऐसे कैसे विश्वास कर लें साहब? इस गुणधर्म का उपयोग करके देखते हैं। कहाँ उपयोग होगा भाई? गुणधर्म अपन काहे के लिए सीख रहे हैं? उपयोग करने के लिए। तो ये एक सवाल दे रखा है, उदाहरण यहां पर क्या है, i बराबर, देखना जरा ध्यान से, ये दे रखा है सीमा 0 से π/2 और sin x और बटे में 1 + cos की घात 2x और dx। यहां पर क्या काम करा मैंने? माना, क्या माना कि cos x बराबर t मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? -sin x, यहां तो ये आ गया, और dt बटे dx, तो ये आ गया sin x dx बराबर -dt। अब कल अपन ने पढ़ा था कि अगर आप x की जगह t लिखते हैं तो आपको सीमाएं भी बदलनी पड़ेंगी यहाँ। और पहले वाले गुणधर्म में क्या अंतर था? वहां तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ प्रतिस्थापन करना पड़ रहा है। अगर आप प्रतिस्थापन करके t लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने को उच्च सीमा बतानी पड़ेगी। उच्च सीमा यहाँ पर कितनी है? x बराबर π/2, लेकिन x को तो अपन ने t में बदल दिया, तो t cos π/2। अब cos π/2 का मान कितना है? 0। निम्न सीमा क्या है बेटा? निम्न सीमा है अपने पास में, निम्न सीमा ये है x बराबर 0, तो t बराबर cos 0, और cos 0 का मान आ गया 1, ये आ गया। अब प्रतिस्थापन करने पर, यहां पर प्रतिस्थापन करने पर देखना जरा बेटा, प्रतिस्थापन करने पर, अब प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, सीमा दे रखी है अपने को 1 से 0, और यहां पर आ गया -dt और बटे में 1 + t की घात 2, ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर? निम्न सीमा ये है कि उच्च सीमा 0 है। अपने को क्या काम करना है कि यार लक्षण से लिखना है, तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि इस माइनस के चिन्ह को हटाते हैं। तो जो गुणधर्म नंबर 2 है वो क्या कहता है कि अगर आप इन सीमाओं को बदलोगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने गुणधर्म नंबर 2 से, गुणधर्म 2 से क्या हो जाएगा साहब? गुणधर्म भी लिख देता हूं कि अगर a b और फंक्शन ऑफ x dx, यहां पर अगर मैं इसको b से a में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जो मान आएगा वो माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस का गुणा हो जाएगा। तो यहां पर जब मैंने ये सीमाएं बदली, यानी कि 0 से 1 करा, तो ये माइनस हटके क्या बन गया? प्लस, और ये आ गया देखो आप। अब इसका समाकलन तो बच्चा जानता है, क्या है? tan इनवर्स t, और साहब ये आ गई सीमाएं 0 से 1। अब जरा मान रख के देख लो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब 1 tan में किसका मान होता है? π/4 का। 0 किसका मान होता है? 0 का। तो ये आ गया π/4, आंसर आ गया। तो गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग आप ऐसे करेंगे कि माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में बदलने में करेंगे। ठीक है भाई, बात आई समझ में? अब आते हैं अपन गुणधर्म नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है साहब, इससे कई सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या कहता है गुणधर्म नंबर 3 कि साहब एक फलन है जिसकी सीमाएं a से b,
अगर ए से बी के बीच में कोई बिंदु है सी, जहां पर ये फलन रुकता है, फिर उसके बाद में बी पे जाता है, तो आप क्या काम करेंगे, पहले ए से सी तक का समाकलन निकालेंगे, फिर सी से बी तक का समाकलन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अब ऐसे प्रश्न कहां पर पाए जाते हैं वो देखें, या ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो ये होते हैं साहब ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों में गुणधर्म नंबर 3 का प्रयोग होगा। अब बालक कहे कि साहब यहां तो 0 से 1 दे रखा है, लेकिन ये कहां है, सी बिंदु कहां से आएगा, तो यहां पर देखो आप कि ये है ना, ये मैंने एक बिंदु माना। अब निम्न सीमा क्या है, 0, और उच्च सीमा क्या है बेटा, 1। ये आ गया। निम्न सीमा क्या है, 0, और उच्च सीमा है 1। अब यहां पर सी कहां से आएगा, तो ये जो मापांक है इसको आप क्या काम करो कि 5x - 3 इसको बराबर रखो 0 के। तो यहां पर अपने पास में x बराबर क्या आएगा, 3/5। क्या आएगा बेटा, 3/5। तो यहां पर जो मान होगा ये आ गया 3/5। अब आपको पता है इधर से आना है, और क्या करते आना है, तू प्लस ले तू माइनस ले, तो ये मान होगा प्लस का और ये मान होगा माइनस का। तो यहां पर ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बी, सॉरी सी, और ये हो गया बी। तो अपने को इसका समाकलन करना है गुणधर्म नंबर 3 से, क्योंकि ये जो है मापांक, इसका समाकलन करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाकर अपन इस तरीके से करते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि आई बराबर, ये था साहब 0 से 1, और ये आ गया 5x - 3 और dx। ठीक है। अब गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म 3 ये क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 3 कि साहब अगर a से b और फंक्शन ऑफ x dx दे रखा है और बीच में बिंदु आ रहा है c, तो यहां पर इसका समाकलन कर दो, फिर c से b पर चल जाओ और इसका समाकलन कर दो। जहां पर a b c ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या रेखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो आप 0 से 1, ध्यान देना, यहां 0 से 1 अगर मैं इसको लेता हूं तो ये सीखा है। तो मैंने क्या काम करा, पहले मैं 0 से 3/5 तक चला, तो ये आया 0 से 3/5, इसको तोड़ रहा हूं। अब 0 से 3/5 में इस फलन का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहां पर ये आएगा माइनस, क्या आएगा बेटा, माइनस, और ये बनेगा 5x - 3 और dx। ये हो गया। ये कैसा मान आएगा, माइनस, क्योंकि मापांक हटता है तो अंदर वाली संख्या माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। तो 0 से 3/5 तक ये अंदर वाली संख्या कैसी है, माइनस की, तो ये आ गया। फिर प्लस 3/5 से लेकर और कहां तक, 1 तक, 3/5 से लेकर 1 तक। अब बताओ आप 3/5 से लेकर 1 तक जो फलन है उसका मान कैसा होगा, प्लस का। ये अंदर वाली संख्या कैसी होगी, प्लस की। तो यहां पर आ गया अपने पास में 5x और +3 dx, ये हो गया। अब अपने को इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन कर, अरे यहां तो गुणधर्म नंबर 2 फिर काम आ गया, देखो आप ये आ रहा है ना गुणधर्म नंबर 2, तो यहां पर गुणधर्म नंबर 2 लगा दो साहब। गुणधर्म 2 क्या होता है, गुणधर्म 2 कि अगर a से b और कोई फलन दे रखा है और आपको क्या काम करना है, उसके सीमाएं बदलनी है, b से a करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस फंक्शन ऑफ x। ये गुणधर्म नंबर 2 लगा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये क्या में बदल जाएगा, प्लस में। देखो आप i बराबर ये हो जाएगा बेटा 3/5, है ना, और यहां पर आ जाएगा 0, 3/5 0, 5x
-3 और साहब dx, फिर प्लस ये आ जाएगा 3/5 और 1 5x -3 और dx। अब इसका समाकलन करना है अपने को, ठीक है। समाकलन कर लेते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा देखो आप, 5x की घात 2/2 -3x, ये आ गई यहाँ पर सीमा 3/5 से लेकर 0 तक, है ना। फिर प्लस यहाँ पर देखो आप, ये आ गया 5x की घात 2/2 -3x और 3/5 से लेकर 1 तक। अब ये सीमाएं तो सरल करनी आती है ना अपने को, ये आपको करना है भैया। ये जोड़ भाग गुणा भाग मत करवाना, ये आप करिए, ठीक है। कैसे, पहले आप 0 रखिए, फिर माइनस, फिर 3/5 रखिए, फिर 1 रखिए इस फलन में, फिर क्या काम करिए, -3/5 रखिए, जो आएगा मान आ जाएगा। कठिन चीज नहीं है। मैं यहाँ पर आपको गुणधर्म बता रहा हूँ कि गुणधर्म का प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये था गुणधर्म नंबर 3 का प्रयोग। मापांक वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें गुणधर्म नंबर 3 का उपयोग करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आ रहा है गुणधर्म नंबर 4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम में आने वाला गुणधर्म है। मतलब आपकी जो किताब है, बुक है एनसीईआरटी की, प्रश्नावली के सवालों में ये गुणधर्म नंबर 4 बहुत काम में आएगा। अब गुणधर्म नंबर 4 काम में आएगा तो क्या है साहब गुणधर्म नंबर 4, ये देखें आप कि अगर सीमाएं a से b और कोई फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x, तो क्या काम करो, दोनों सीमाओं को जोड़ो और उसमें से माइनस कर दो x को। तो ऐसी स्थिति में उस फलन का मान जो होगा वो बराबर होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। देखें कैसे, जैसे ये एक प्रश्न दे रखा है अपने को, इसका नाम रखा मैंने कि साहब i बराबर ये है 0 से π/2 और साहब cos x, फिर माइनस sin x, है ना, और बटे में 1 प्लस cos x और गुणा sin x और dx। अच्छा, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब मैंने क्या काम करा कि गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है कि आप a से b है और यहाँ पर ये, तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इन दोनों को ऐसे जोड़कर और इसमें से x घटा, मतलब यहाँ पर अगर a प्लस b करता हूं तो क्या आता है π/2, क्या आता है π/2। ध्यान से देखिए, i बराबर ये आ गया अपने पास में 0 से π/2, है ना। अब ये हो गया cos π/2 माइनस x माइनस साइन π/2 माइनस x, क्योंकि a प्लस b का मान क्या हो रहा है π/2, फिर माइनस x और बटे में 1 प्लस cos π/2 माइनस x और साइन π/2 और माइनस x dx, ये हो गया। अब cos π/2 यानी कि π/2 माइनस x क्या हो जाएगा बेटा, sin x। देखो आप i बराबर ये आ गया अपने पास में 0 से π/2 और sin x माइनस cos x और बटे में 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin x और cos x dx। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 2। देखना आप, ये क्या बन गई, समीकरण नंबर 2, वो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब क्या काम करते हैं अपन इसमें, देखना यही तरकीब काम में आएगी बार बार। अब आपने क्या काम करा, समीकरण 1 और साहब समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ा,
तो क्या आएगा, आई आई 2i, ठीक है, आई 2i, देखो 2i। और साहब लिमिट तो यही रहेगी 0 से π/2। अब आएगा cos x माइनस साइन x, है ना, फिर प्लस साइन x और माइनस cos x, और एलसीएम आ रहा है बेटा, देखो एलसीएम तो सेम है, 1 प्लस साइन x और cos x, ठीक है। अब देखो आप ये कट रहे हैं, देखो आप ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, क्या बचे बेटा, 2i, ये आ गया 0 से π/2, और ये हो गया 0, और 1 प्लस साइन x गुणा cos x और dx। अब 0 में अपन ने भाग दिया, तो ये आ गया 0 से π/2 और 0 dx, ठीक है। अब यहां पर इसको अपन क्या मानते हैं, 0 का क्या आएगा, 0 का मान, 0 का अगर समाकलन करेंगे तो आएगा कांस्टेंट c। अब c आएगा समाकलन स्थिरांक, तो इसमें π/2 और 0 रखेंगे, तो जब x ही नहीं है तो π/2 0 रखने का क्या मतलब आ रहा है। तो यहां पर अपने पास में आया 2i, ठीक है, और बराबर 0। भाई c में से c घटाएंगे तो आ गया 0, तो i बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0, ये आ गया था। ये अपने गुणधर्म नंबर 4 है, और गुणधर्म नंबर 4 बहुत काम में आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या था गुणधर्म नंबर 4, कि अगर a से b है तो a प्लस बी माइनस x करते हैं तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसा क्या वैसा ही रहता है। अब बात आती है कि साहब गुणधर्म नंबर 4 कब लगाते हैं, तो एक बात याद रखिए कि अगर निम्न सीमा 0 है, अगर निश्चित समाकलन में निम्न सीमा 0 दिखाई दे रही है, तो एक बार गुणधर्म नंबर 4 के बारे में विचार जरूर करिएगा। अगर निम्न सीमा 0 है तो गुणधर्म नंबर 4 के बारे में विचार जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। चलो साहब आगे आते हैं। अब आए अपन गुणधर्म नंबर 5 पर, यह भी बड़ा मजेदार गुणधर्म है। क्या कहता है ये गुणधर्म, कि माइनस a से a, सीमाएं देखो आप, क्या है इसमें, माइनस a से a, अगर इस प्रकार की है तो अपने को क्या काम करना है कि जो ये फलन दे रखा है, इसमें पहले ये बताना है कि साहब जो फलन है ये समफलन है कि विषम फलन है। अगर समफलन है तो इसके कैसे समाकलन करेंगे, इसका 2 गुणा कर देंगे और 0 से a लिमिट करके फलन का समाकलन कर देंगे। और अगर विषम फलन है तो यहां पर क्या काम करेंगे कि सीधे लिख देंगे कि साहब इसका मान 0 है। अब बालक क्या है कि साहब ये समफलन विषम फलन क्या आ गए, तो देखो बेटा समफलन विषम फलन का यहाँ पे भी हल्का सा बताया कि अगर कोई फंक्शन ऑफ x है उसमें x के स्थान पर माइनस x लग दो और फलन में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, समफलन कहलाता है। और अगर x की जगह माइनस x लिखने पर मान में परिवर्तन होता है, ये माइनस फंक्शन ऑफ x हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको विषम फलन कहते हैं। ऐसे कैसे विश्वास कर ले, कौन से एग्जाम्पल बताओ साहब। तो जैसे कौन सा बताऊं, बीजगणितीय बताता हूं। देखो आप, ये है अपने पास में कि एक फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x बराबर, ये है x की घात 4, है ना। मैंने क्या काम करा, x की जगह पर माइनस x रख दिया, तो ये क्या हो गया अपने पास में माइनस x और माइनस x की घात 4, क्या आ गया बेटा, ये देखो आप, ये आ गया x की घात 4 जो बराबर है किसके, फंक्शन ऑफ x के। तो ये क्या हो गया, समफलन, ये क्या है, समफलन। अगर मान लीजिए यहां पर ये होता है कि x और x की घात 3, अब मैंने x की जगह माइनस x रखा, तो माइनस x की घात 3,
तो ये आ गया अपने पास में माइनस एक्स की घात 3। इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा तो ये मान प्राप्त हुआ। तो ये क्या है बेटा, ये है विषम फलन। विषम फलन। अब बालक के सर ये तो अलजेब्रा वाला मान है, घात 4 और 3 है तो वो तो आएगा ही आएगा। त्रिकोणमिति वाला भी देख लेते हैं। जैसे ये है फंक्शन ऑफ एक्स, ये है कॉस एक्स। क्या है, कॉस एक्स। अब मैंने एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो ये आ गया कॉस माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर इसका मैंने क्या काम करा, कॉस माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ये आ गया कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या है अपने पास में, समफलन। ये क्या है, समफलन। अगर इसमें विषम फलन की बात करें तो यहाँ पर देखो आप फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब मैंने क्या काम करा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया। तो ये क्या है अपने पास में, विषम फलन। विषम फलन। आई बात समझ में, समफलन और विषम फलन की। अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या है, समफलन। और अगर उसमें माइनस का अंतर आ जाता है तो वो क्या है, विषम फलन। अब अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई दे, सीमाएं कैसी, माइनस ए से ए, तब अपने को ये गुणन नंबर 6 के बारे में विचार करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने को ये पता लगाना है कि साहब जो फलन है वो समफलन है कि विषम फलन है। अगर समफलन है तो ऐसे लंबी लंबी देंगे, और अगर विषम फलन है, अगर विषम फलन है तो डायरेक्ट मेल देंगे 0, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, यहां पर आओ आप, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये है सा पहला एग्जाम्पल लिया था, -π/2 से +π/2, है ना। अब यहां पर ये बताओ कि ये जो है ये समफलन है कि विषम फलन है। तो यहां पर देखते हैं भैया, आ जाओ मैदान में। ये क्या है साहब, i बराबर साइन फंक्शन ऑफ x, क्या है, साइन की घात 2x, ये है। अब मैंने इसमें माइनस एक्स रख के देखा तो ये आ गया साइन और माइनस एक्स और इसकी घात 2, तो ये आ गया अपने पास में माइनस साइन एक्स, इसकी घात 2, तो ये आ गया अपने पास में साइन की घात 2x और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया फंक्शन ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या है, ये समफलन है। क्या है बेटा, समफलन। समफलन। अब समफलन है तो अपन ने क्या काम करा, गुणधर्म नंबर 6 से, क्या है साहब गुणधर्म नंबर 6 कि -a से a ये फलन हो, ठीक है। और यहां पर अगर मान लीजिए 2 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, ये तब होता है जब फंक्शन ऑफ x कैसा हो, समफलन हो, ठीक है। और इसका मान 0 होगा कब, जब फंक्शन ऑफ x विषम फलन हो। अब सम फलन और विषम फलन की कहानी तो अपन ने देख ही ली थी, विषम फलन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये समफलन है। ये कैसा है, समफलन। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2, है ना, ये 2, और साहब 0 से π/2, है ना। ये -π/2 से +π/2 है तो 0 से a तो 0 से π/2, 2 आ ही गया। अब फलन है साइन की घात 2x dx, ये हो गया। अब i बराबर ये 2 साइन की घात क्या हो जाएगा, इसका मान आपको याद है ना, 0 से π/2, और ये हो जाएगा अपने पास में 1 - cos 2x और dx,
कहाँ से? आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा। तो यहां से 2 साइन की घात थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस को। अब इसका समाकलन करना है अपने को, बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा। I बराबर 1 का समाकलन हो गया x, इसका समाकलन हो गया माइनस साइन 2x बटे में 2, और सीमा क्या दे रखी है अपने को? 0 से पाई बटा 2, है ना। तो I बराबर यह आ गया पाई बटा 2 माइनस 1 बटा 2 साइन 2 गुणा पाई बटा 2, है ना, और माइनस 0, और यहाँ पे भी 0। ये भी क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया 0, तो I बराबर आ गया पाई बटे 2। ये आ गया सब आंसर। ये तब है जब फलन कैसा था? समफलन, इवन फंक्शन, समफलन के बारे में मैंने क्या बताया कि केवल ये चेक करो, x की जगह माइनस एक्स रखो, x की जगह क्या रखो? माइनस एक्स। और जैसे ही माइनस एक्स रखोगे, अगर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फलन समफलन है। ठीक है। अब एक और देखते हैं, विषम फलन का भी उदाहरण होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि केवल समफलन का ही उदाहरण हो। ये देखो, यहां पर भी गुणधर्म नंबर 6 लगेगा। क्या है साहब? -1 से 1, ये सीमा दे रखी है अपने को, -1 से 1, है ना। तो इसका मतलब जैसे ही ऐसे दिखाई दे माइनस प्लस, तो इसका मतलब गुणधर्म नंबर 6 का उपयोग होगा। अब गुणधर्म नंबर 6 के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि साहब ये फलन समफलन है कि विषम फलन है। ये पता चलेगा तभी तो अपन आगे लंबी लंबी देंगे। तो साहब समफलन विषम फलन के लिए क्या है साहब? यहाँ पर फलन है, ये फलन है साहब लॉग, है ना, और 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स, ये है। तो मैंने क्या काम करा, x के स्थान पर माइनस एक्स रखा, है ना, x के स्थान पर क्या रखा? माइनस एक्स। ध्यान देना बेटा, लॉग ये हो गया 2 प्लस एक्स और बटे में 2 माइनस एक्स, ये आ गया 2 प्लस एक्स और बटे में 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर मैंने माइनस एक्स रखा। बड़ा मजेदार प्रश्न। अब यहाँ कैसे पता चले साहब? इससे तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई ये जो है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स और बटे में 2 प्लस एक्स, तो आप कोई ऑब्जेक्शन करोगे क्या कि भाई ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने? लिख सकते ना ऐसे। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन करोगे क्या बेटा कि ये आ गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस, घात लगा दी माइनस, है ना, कोई दिक्कत? फिर मैंने इस माइनस को आगे ले लिया लॉग, और ये आ गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये है अपने पास में माइनस एक्स। अब जरा देखो आप, ये क्या हो गया बेटा? माइनस, और ये चीज सिंपल सी बात। तो ये फलन क्या हो गया? विषम फलन। क्या हो गया बेटा? विषम फलन। तो आपको याद है, यहां लिख दो साहब, विषम फलन, विषम फलन, विषम फलन। अब क्या कहते हैं साहब कि गुणधर्म नंबर 6 से, गुणधर्म 6 से, गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है कि -a से a, अगर इस प्रकार की सीमाएं दे रखी हैं तो आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर 2 प्रकार से काम हो सकता है। 2, 0 से a और फंक्शन ऑफ x dx, ये वाला। ये तब है जब फलन समफलन हो, समफलन हो, ठीक है। और साहब इसका आंसर 0 आ जाएगा। कब? जब फलन विषम फलन हो, विषम फलन हो, ये हो गया।
अब साहब जब अपने को पता चल गया कि जब फलन विषम फलन, यहां पर क्या पता चला कि विषम फलन है, चूंकि अपना जो फलन है वो कैसा है, फलन विषम फलन है, विषम फलन है। तो अब ज्यादा लंबी लंबी देने की जरूरत नहीं है, इस आई का मान डायरेक्ट लिख दोगे आप 0, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लो कि आपको ये सम फलन और विषम फलन पहचानना आना चाहिए। क्या है, सम फलन और विषम फलन को पहचानना आना चाहिए, तब जाकर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, और देखते हैं। अब बात करते हैं अपन गुणधर्म नंबर 8 की। ठीक है, ये एक विशेष गुणधर्म है, विशेष गुणधर्म। इस विशेष गुणधर्म में क्या है कि अपने को ऐसे याद रखना है कि इस x का विलोपन करना है। x का क्या करना है, विलोपन करना है, बाकी सब बाहर में जान दो। अगर किसी फलन के साथ में कोई अनावश्यक x जुड़ा हुआ है, गुणा हो रहा है, तो उसका x का विलोपन करने का तरीका बताना है। तो गुणधर्म नंबर 8 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कि आप इस x को कैसे विलोपन कर सकते हैं इसका, कि a + b/2 लिख दो और x गायब कर दो। जैसे ये देखो आप, ये प्रश्न है अपने पास में। अब यहां पर क्या दे रखा है, i बराबर, ध्यान देना, i बराबर ये है 0 से पाई, और साहब x sin x और बटे में 1 + cos की घात 2x और dx। अब यहां पर मेरा मन कर रहा है कि यार मैं इसका समाकलन करूं, लेकिन ये x मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ये अनावश्यक x है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या काम करूंगा कि गुणधर्म नंबर 8, ये एक विशेष गुणधर्म है, ठीक है, इसको 8 दे रखा है। क्या कहता है ये कि अगर a से b और किसी फलन के साथ में कोई x जुड़ा हुआ है, तो इस x का विलोपन कैसे करेंगे कि a + b/2, और साहब ये आ गया अपने पास में a से b फंक्शन ऑफ x dx, ये हो गया साहब। ठीक, अब यहां पर i बराबर इसका उपयोग करा मैंने, तो ये आ गया 0 + π/2 और 0 से पाई, ये आ गया sin x और बटे में 1 + cos की घात 2x और dx, ये हो गया। अब यहां पर ये तो अपन ने कर रखा है ना सवाल कई बार, तो ये क्या आ जाएगा, i बराबर π/2 और यहाँ 0 से पाई sin x और बटे में 1 + cos की घात 2x dx, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करता हूं मैं कि यहां पर मान लेता हूं कि माना cos x बराबर t, तो इसका जब अवकलन करूंगा, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर -sin x बराबर dt बटे dx, तो ये आ गया sin x और dx बराबर -dt। याद आ रहा है कुछ? अब साहब जब अपने प्रतिस्थापन करना है तो सीमाएं भी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उच्च सीमा क्या है बेटा, उच्च सीमा x बराबर पाई, तो यहाँ t बराबर cos पाई। अच्छा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। निम्न सीमा की बात करी, निम्न सीमा, अच्छा निम्न सीमा क्या है यहाँ पर, x बराबर 0, तो t बराबर cos 0, यह आ गई प्लस का 1। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, देखो आप, i बराबर यह आएगा अपने पास में 1 से -1 है ना, और π/2 पहले, यहाँ आ गया माइनस के dt और बटे में 1 + t की घात 2, ये मैंने प्रतिस्थापन कर दिया। अब यहाँ देखो आप, अगर चाहो तो गुणधर्म नंबर 2 लगा लो। क्या था बेटा गुणधर्म नंबर 2? गुणधर्म
गुणधर्म 2 ये कहता है कि अगर a से b और ऐसे फलन दे रखा है और आप सीमाओं को बदल दो, b से a कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है। तो मैंने यही करा था, i बराबर यह आ गया पाई बटे 2 और -1 से 1, सीमाएं बदल दी, उच्च को निम्न में, निम्न को उच्च में बदल दिया। तो यह आ गया dt बटे 1 प्लस t की घात 2। अच्छा, इसके बारे में तो जानते हो ना बेटा, ये इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स और t, यह आ गया -1 से 1। अब i बराबर पाई बटा 2 है ना, tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक, अब यहाँ i बराबर यह आ गया पाई बटा 2, 1 tan में किसका मान होता है, पाई बटे 4 का, यह आ गया प्लस, ये भी हो जाएगा पाई बटे 4। अच्छा, पाई बटे 4 पाई बटे 4 कितना हो गया बेटा, पाई बटे 2, ये हो गया। अब इसको सरल कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई की घात 2 बटे 4, यह है सब आंसर। कितना सिंपल सा। तो ये अपने पास में गुणधर्म थे जिसकी मदद से अपन प्रश्नावली के कई कठिन सवालों को बेहद सरल तरीके से करेंगे, लेकिन कब, कल। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप इन गुणधर्मों को अच्छे तरीके से रट लीजिए या याद कर लीजिए, जिससे अपन जब कल प्रश्नावली करें तो सटासट चुटकियों में सवाल हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है बेटा, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।